साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। साथियों, आप सभी की जो पढ़ाई है, अध्ययन है, सुचारू रूप से चल रहा होगा। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल करने वाले हैं, आप सभी के सम्मुख रखने वाले हैं, जो परीक्षोपयोगी हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एलटी का जो होने वाला पेपर है उसमें बहुत मददगार होगा। निश्चित रूप से आप सभी को लाभ होगा। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो में पहली बार है चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आप सभी को नई नई वीडियो समय समय पर मिलती रहे, जिससे आपकी जो पढ़ाई है वो और सुदृढ़ हो और परीक्षा में आप सभी उत्तीर्ण हों, सफल हों। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ किए हुए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है साथियों, वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि। देखिए, आपको बताना है कि शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है। वर्तमान की जो शिक्षा है वो क्यों करती है, आपको बताना है। विकल्प है, पहला है यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। दूसरा है यह व्यक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है। तीसरा है यह व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है। चौथा है यह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। आपको बताना है कि वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है वो शिक्षा पद्धति व्यक्ति को जीवन से अलग करती है। कैसे करती है बताना है। 4 विकल्प आपके सम्मुख हैं, विकल्पों को पढ़िए और सही उत्तर बताइए। बताइए सही उत्तर। सही उत्तर है साथियों विकल्प नंबर पहला, कहते हैं कि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। ठीक है, कि वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि ये जीवन का समग्र भाग नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या करती है, ये जीवन से अलग करती है व्यक्ति को। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। दूसरा है, आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है, आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन से उपाय करेंगे। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, ऐसे आते हैं परीक्षाओं में, जिसमें आपका स्वयं विवेक क्या कहता है इसके मापन के लिए प्रश्न होते हैं। तो इसी प्रकार से ये प्रश्न है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है, आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे। पहला है छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाना। दूसरा है थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित करना। तीसरा है बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना। चौथा है कक्षा को खेल के लिए भेजना। बताइए जी, कि कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है तो आप क्या करेंगे कि उनका जो ध्यान है पुनः केंद्रित हो जाए। बताइए सही उत्तर। सही उत्तर है साथियों बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना। ठीक है, बच्चों को हम ध्यान लगाने के लिए कहेंगे क्योंकि शारीरिक क्रिया करवाएंगे नहीं, क्योंकि बात चल रही है ध्यान केंद्रित करने की अर्थात पढ़ने की। और थोड़ी देर के लिए कक्षा से निलंबित भी नहीं कर सकते बच्चे को, और कक्षा को खेल के लिए भी नहीं भेज सकते, तो बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों को हम ध्यान लगाने के लिए कहेंगे तो बच्चे विकल्पानुसार इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा होगा कि यदि बच्चे ध्यान लगाएंगे और ध्यान लगाने के लिए जो कहा जा रहा है उसको सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप उन सभी को लाभ होगा और शिक्षक को भी इसका समुचित प्रत्युत्तर मिलेगा। ठीक है, आगे है, जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए। देखिए, जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए किस के लिए। विद्यालय भवन के बारे में, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में, पाठ्य पुस्तक के बारे में, अपने एवं छात्रों के बारे में। बताइए सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है साथियों अपने एवं छात्रों के बारे में। भवन के बारे में बात नहीं कर सकते, प्रधानाध्यापक के बारे में बात करने का कोई औचित्य नहीं है। पाठ्य पुस्तक के बारे में प्रथम बार यदि वो कक्षा में प्रवेश कर रहा है तो इसमें पाठ्य पुस्तक के बारे में होगा नहीं, और इसका सही जो उत्तर होगा अपने और छात्रों के बारे में वो पहले बात करेंगे, उसके बाद पाठ्य पुस्तक की ओर चलेंगे। ठीक है,
अगला है, अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है। आपको बताना है कि अध्यापक का कौन सा कार्य ऐसा है जो उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है। पहला है बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, दूसरा है बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, तीसरा है बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, चौथा है बच्चों को निर्भय बनाना। बताइए, अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण में मदद नहीं करता है। बताइए, 4 विकल्प आपके मुंह के सामने हैं। सही उत्तर की ओर आइए, समुचित उत्तर बताइए। इसका जो सही उत्तर है साथियों, विकल्प नंबर 3 होगा, क्योंकि बच्चों को सुरक्षा का भाव देना ये उचित अधिगम की श्रेणी में आएगा। बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना ये सही एक समुचित अधिगम वातावरण की बात करेगा। और बच्चों को निर्भय बनाना ये भी समुचित अधिगम वातावरण की बात करने के लिए मदद करेगा। लेकिन बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना ये अधिगम वातावरण को सही नहीं रखेगा या अधिगम वातावरण में मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इसका जो सही विकल्प है वो तीसरा वाला सही होगा। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता है। आपको बताना है कि छात्रों के पलायन का कारण कौन सा नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे। कई बार जल्दबाजी में हम प्रश्न को सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं और उत्तर गलत करते हैं, तो इसका विशेष आप ध्यान रखेंगे कि प्रश्न को सही तरीके से पढ़ेंगे। जैसे इसमें पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता है, पूछा है। पहला विकल्प है अरुचिकर विद्यालयी कार्यक्रम, दूसरा है अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, तीसरा है बहुत अधिक गृह कार्य, चौथा है बहुत अधिक छुट्टियाँ। तो बताइए, पलायन का कारण कौन सा नहीं है। सही उत्तर है साथियों, बहुत अधिक छुट्टियाँ। ठीक है, देखिए, पलायन बच्चा कब कर सकता है, जब अरुचिकर विद्यालयी कार्यक्रम होंगे, अर्थात ऐसे कार्यक्रम जो बच्चे के रुचि से भी भिन्न होंगे। ठीक है, दूसरा अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, यदि अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार होगा तो पलायन होगा। अरुचिकर विद्यालय कार्यक्रम होगा, पलायन होगा। और बहुत अधिक गृह कार्य दिया जाएगा तो पलायन होगा। तो बहुत अधिक छुट्टियां होंगी तो पलायन होने का कारण ये नहीं होता है। ठीक है, बहुत अधिक छुट्टियां पलायन का कारण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। पहला है तत्परता के नियम का, दूसरा है अभ्यास के नियम का, तीसरा है प्रभाव के नियम का, चौथा है मानसिक तत्परता के नियम का। बताइए, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। कौन से नियम का उपयोग कर रहा होता है ये आपको बताना है। देखिए, आज हम जो प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं ये वो प्रश्न इसमें ज़्यादा सम्मिलित किए हैं जो स्वयं विवेक से होंगे। तो जो प्रश्न पत्र होता है उसमें फैक्चुअल प्रश्नों के साथ साथ आपको स्वयं के विवेक से निर्णय लेने वाले प्रश्न भी होते हैं। तो उन प्रश्नों को यदि आप सही कर लेते हैं तो आपका जो प्रश्न पत्र है वह बेहतरीन होता है और अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर आते हैं आपके। तो परीक्षा में आप सफल होते हैं तो ये मददगार होते हैं। तो आपको ऐसे प्रश्नों को भी देखने चाहिए जिन प्रश्नों का निर्णय स्वयं के विवेक पर निर्भर रहता है। तो पूछा गया है कि जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है। आपको बताना है कि कौन से नियम का उपयोग कर रहा होता है, ये आपको बताना है। बताइए, सही उत्तर है साथियों, प्रभाव के नियम का। ठीक है, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है प्रभाव के नियम का। ठीक है, उसके बाद प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। देखिए, प्रकृतिवाद क्या कहता है या प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए। अध्यापक, बालक, पाठ्यक्रम या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र। 4 विकल्प हैं, सोचिए और सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों, बालक। देखिए, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र में बालक होगा। ठीक है, क्योंकि
आप सभी को पता भी है, बाल केंद्रित शिक्षा में भी बालक केंद्र में रहता है, तो प्रकृतिवाद के अनुसार भी शिक्षा का केंद्र क्या है? बालक। ठीक है। उसके बाद है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है। देखिए, अक्सर हम देखते हैं जब अध्यापन कराते हैं तो कई छात्र, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं। ठीक है। तो यदि ऐसी आदत है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? पहला विकल्प है झूठ न बोलने के लिए कहेंगे, दूसरा है उसे सजा देंगे, तीसरा है उसकी उपेक्षा करेंगे, चौथा है उसे विश्वास में लेंगे एवं परामर्श देंगे। बताइए। सही उत्तर है साथियों, उसे विश्वास में लेंगे एवं परामर्श देंगे। ठीक है। झूठ न बोलने के लिए कहेंगे तब भी वो झूठ बोलेगा, और सजा तो आजकल आपको पता ही है कि दंड देना निषेध है। ठीक है, चाहे शारीरिक मानसिक कोई भी दंड हो। तीसरा, उसकी उपेक्षा करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। उसे विश्वास में लेंगे, ठीक है, और परामर्श देंगे कि देखो ऐसा है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से ये जो है नुकसान है, या सच बोलने के ये फायदे हैं। इस तरीके से अनेक प्रकार से उसको हम बातें बताएंगे, और झूठ बोलने संबंधी जो भी उसकी जो ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए हम उसको समझाएंगे और बताएंगे, एक सही सजेशन देंगे, जिससे विद्यार्थी कभी झूठ बोलने का सहारा न ले। ठीक है, ये है। उसके बाद आगे है, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान। आपको बताना है कि प्रतिभावान जो बच्चे हैं, उन बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान क्या होता है? योग्यता के आधार पर समूह बनाना, दूसरा दोहरी कक्षोन्नति देना, तीसरा कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, चौथा है विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। बताइए, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान क्या होगा? अब बताइए सही उत्तर। सही उत्तर साथियों, कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, योग्यता के आधार पर समूह बनाना, ये भी नहीं, कक्षोन्नति करना, बिल्कुल नहीं, विशिष्ट बालकों का प्रावधान करना, नहीं, तो कार्यक्रम को समृद्ध बनाना। ठीक है, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान ये होगा कि कुछ कार्यक्रम ऐसे होंगे जिन कार्यक्रमों को हम समृद्ध बनाने की बात करेंगे, जिससे प्रतिभावान जो बच्चे हैं उन बच्चों को फायदा होगा। ठीक है, आगे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा 1986, उसमें शिक्षा पर जो निवेश है उसका राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत बताना है। 6%, 10%, 4 या 3%? बताइए। यह है साथियों 6%। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहता है कि शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 6% होना चाहिए। यह अति महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा जा रहा है ये, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। उसके बाद अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में बताना है आपको। सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधा है। दूसरा, विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, 2 कथन ये दे रखे हैं, इन 2 कथनों में आपको बताना है केवल ए सही है, केवल बी सही है, या ए तथा बी दोनों सही हैं, न ए सही न बी सही। बताइए कि अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है आपने। जो कथन नीचे दिए हैं, सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधा है। दूसरा, विद्यार्थी को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। इनमें से कौन सा कथन दोनों में से सही है आपको बताना है, जल्दी बताइए। इसका उत्तर है साथियों विकल्प ए और बी। ठीक है, अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली सूचना प्रदान करने की एक कुशल विधि है। कौन सी? व्याख्यान प्रणाली। ठीक है, एक बात। दूसरा, व्याख्यान प्रणाली क्या है? विद्यार्थी को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। ठीक है, तो ये व्याख्यान प्रणाली के बारे में आपको बताना था, ये है। उसके बाद है, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को खड़ा करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए, छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। बताइए, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यदि कोई शिक्षक शिक्षिका
शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं उससे पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपको बताना है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका सही उत्तर है साथियों, छात्र को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। शिक्षण कार्य करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को क्या करना चाहिए? मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, कि जिससे मानसिक रूप से बच्चे तैयार हों। यदि कोई शिक्षण कर रहे हैं शिक्षक, तो जो शिक्षण है वो काफ़ी प्रभावशाली होगा और बच्चे आसानी से चीज़ को सीख लेंगे। ठीक है, तो शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक क्या करेगा? छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करेगा। फिर है शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है, तो आप देखिए कई बार प्रमादवश, भूलवश, मानवीय भूल के चलते शिक्षक यदि कुछ चीज़ें गलत लिख देता है या पढ़ा देता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे। दूसरा विकल्प है छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। तीसरा, छात्रों का उससे ध्यान हटा देंगे। चौथा, छात्रों को डांट पिलाएंगे। बताइए, स्वयं के विवेक पर निर्भर ऐसे प्रश्नोत्तर जो परीक्षा उपयोगी हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने हैं। बताइए सही उत्तर। सही उत्तर है साथियों, छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। ठीक है, छात्रों से कहेंगे भैया जहाँ ये चीज़ गलत है इसको आप ठीक कर लीजिए। प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, और छात्रों का उससे ध्यान हटा देंगे, ये भी गलत है। छात्रों को डांट पिलाएंगे, ये भी गलत है। तो छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर लीजिए। ठीक है, एक शिक्षक के नाते यह जो कथन है ये सर्वोत्तम है, सही है। फिर है प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है, अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। उपरोक्त में से सभी बताइए। प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती आपको बताना है। क्योंकि साथियों अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रतिभावान बालक की जो पहचान है वो अवलोकन के द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि ये जो अवलोकन तकनीकी है ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, वस्तुनिष्ठ तकनीकी ये नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि तो है ही। ठीक है, अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञ द्वारा की जा सकती है, ये भी कह सकते हैं हम, लेकिन वस्तुनिष्ठ तकनीकी ये नहीं है, तो इसलिए प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती है। उसके बाद है एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को, पहला विकल्प है बीच में विराम लेना चाहिए, लगातार बोलना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए। बताइए, यदि लंबा व्याख्यान कोई शिक्षक देता है तो वैसे उस लंबे व्याख्यान को जब वो देता है तो उस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों, बीच में विराम लेना चाहिए। ठीक है, लंबे व्याख्यान के लिए शिक्षक को कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे बीच में विराम लेना चाहिए। ठीक है, अगला है आपकी कक्षा की एक लड़की की रुचि स्पोर्ट्स में है और वह स्पोर्ट्स में अपने करियर को बढ़ाना चाहती है, आप उसे क्या परामर्श देंगे? देखिए, आपकी कक्षा की एक लड़की की रुचि स्पोर्ट्स में है और वह स्पोर्ट्स में अपने करियर को बढ़ाना चाहती है, तो आप उसे क्या परामर्श देंगे? पहला विकल्प है लड़कियों का खेल जगत में कोई भविष्य नहीं है। दूसरा, उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए। तीसरा है उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहेंगे। चौथा है लड़कियां खेलों में उत्कृष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर होती है। बताइए, यदि किसी बालिका का जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में है और वो अपने करियर को बढ़ाना चाहती है, तो आप क्या सलाह देंगे? तो साथियों उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम के लिए कहेंगे कि आप बहुत अच्छा, आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कठोर परिश्रम कीजिए जिससे आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सलाह उस बालिका को देना जो है सर्वथा उचित है। फिर है सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है। सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति कौन सी आपको बताना है? पहला है वार्षिक परीक्षा प्रणाली, दूसरा सपुस्तक परीक्षा प्रणाली, तीसरा सेमेस्टर प्रणाली, चौथा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति। बताइए सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन। सही उत्तर है साथियों सेमेस्टर प्रणाली।
सेमेस्टर प्रणाली जो है सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन है। आजकल आप देख भी रहे हैं कि ये जो सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन है ये सेमेस्टर प्रणाली है। ठीक है। उसके बाद है पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है अलग अलग समय किया जाने वाला मूल्यांकन, अध्यापकों को एक समूह द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन, लंबी अवधि के कई टेस्ट। चौथा है विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। बताइए, जो व्यापक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपने पढ़ा है, तो व्यापक मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है बताइए। व्यापक से तात्पर्य साथियों विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। ठीक है, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक इन आयामों का मूल्यांकन करना क्या है, व्यापक मूल्यांकन करना है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बड़े ध्यान से आप नोट भी कर सकते हैं कि विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन करना कहलाता है। फिर है वस्तुओं को क्रम से जमाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह इंद्रिय गति अवस्था में हो, पूर्व क्रिया अवस्था में हो, मूर्त क्रिया अवस्था में हो, औपचारिक क्रिया अवस्था में हो। बताइए, वस्तु को क्रम से जमाने की क्षमता। सही उत्तर है साथियों पूर्व क्रिया अवस्था। ठीक है, वस्तुओं को क्रम से जमाने की जो क्षमता है बालक में पूर्व क्रिया अवस्था में विकसित होती है। उसके बाद है अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए स्वक्रिया को प्रोत्साहित करना, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, सूझ द्वारा सीखने का विकास करना, सामान्यकरण पर बल देना। बताइए, अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए पूछा गया है, तो इसका सही जो समुचित उत्तर होगा वो है रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, स्वक्रिया को प्रोत्साहित किया जाएगा, सूझ द्वारा सीखने का विकास करना ये किया जाएगा, सामान्यकरण पर बल देना ये किया जाएगा साथियों, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। फिर एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, समावेशी, एकीकृत, विशेष या नियमित। बताइए, जो एनसीएफ 2005 है किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। सही उत्तर है समावेशी शिक्षा प्रणाली को। ठीक है, समावेशी जो शिक्षण प्रणाली है उसको प्रोत्साहित करता है एनसीएफ 2005। आगे चलने हैं, अगला प्रश्न है परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, क्या सीखता है, चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना। बताइए, परिपक्वता का एक उदाहरण जब बालक सीखता है। बताइए, कब कहेंगे कि हम ये परिपक्व है। सही उत्तर है साथियों चलना। जब बच्चा चलना सीखता है तो ये कह सकते हैं कि परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर रहा है बालक। ठीक है, परिपक्व अवस्था की ओर जा रहा है बालक जब बालक चलना सीख रहा है। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न। देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प अधिगम का पहलू नहीं है। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक, चौथा है आध्यात्मिक। बताइए कौन सा विकल्प अधिगम का पहलू नहीं है। सही विकल्प है साथियों आध्यात्मिक। अधिगम का जो पहलू है संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, आध्यात्मिक जो है इसका सही उत्तर होगा, आध्यात्मिक पहलू नहीं होता अधिगम का। फिर आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर, छात्र अनुराग पर। बताइए, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। सही उत्तर है साथियों आयु स्तर पर। ठीक है, आयु स्तर पर संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान। उसके बाद है निम्न में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी है। नवाचारी बताना है कि शिक्षण का कौन सा एक नवाचारी है।
टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक या ब्लैक बोर्ड? शिक्षण का एक नवाचारी कौन सा है? इसका सही उत्तर है साथियों इंटरनेट। इंटरनेट जो है शिक्षण का एक नवाचारी है। चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी अधिक से अधिक भागीदारी कर सकें? पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है पाठ्यपुस्तक विधि, तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री, चौथा है वार्तालाप विधि। बताइए अधिक से अधिक भागीदारी विद्यार्थी कौन सी शिक्षण विधि में करेंगे, ये आपको बताना है। सही उत्तर है साथियों वार्तालाप विधि। यदि वार्तालाप विधि का प्रयोग किया जाए तो जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी करेंगे। ठीक है। उसके बाद नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। आपको बताना है कि नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक और मानसिक विकास में काफी अंतर है। तो यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। पहला है परिमार्जितता का सिद्धांत, दूसरा निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। सही उत्तर साथियों व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ठीक है। तो नरेश और मुकेश की आयु तो समान है लेकिन सामाजिक और मानसिक विकास में काफी अंतर था, व्यक्ति विभिन्नता, तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है। आयु समान है लेकिन मानसिक और सामाजिक विकास में दोनों में काफी अंतर है। उसके बाद है कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? पहला विकल्प है व्यक्तिगत समायोजन, दूसरा है सामाजिक व राजनीतिक भिज्ञता, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन, चौथा है विशेष बड़े रोजगार के लिए तैयार करना। आपको बताना कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? जो अधिगम है वो किस रूप में पहचाना जाता है कक्षा शिक्षण में? यह साथियों व्यवहार परिवर्तन। देखिए जो शिक्षण है वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ठीक है। इसलिए कक्षा शिक्षण में अधिगम व्यवहार परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है। आगे है निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? आपको बताना कि विद्यालय का मुख्य कार्य क्या नहीं है। विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करती है। विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। फिर विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। फिर है विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। बताइए विद्यालय के कौन सा मुख्य कार्य ऐसा है जो नहीं है? नहीं है बताना है आपने, ये ध्यान रखिएगा, नहीं है। विद्यालय का मुख्य कार्य इनमें से नहीं है। तो यह साथियों विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं, ये नहीं है। ठीक है। विद्यालय कभी जातिवाद नहीं करता है और विद्यार्थियों में कभी बुरी भावना का विकास नहीं करता है। ठीक है। विद्यालय हमारे सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करता है। विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। ठीक है। ये सभी चीजें हैं, ये सारे मुख्य कार्य हैं। और जो मुख्य कार्य नहीं है साथियों वह विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। बुरी भावना का विकास कभी नहीं करते हैं और न विद्यालय कभी जातिवाद करता है। उसके बाद एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? आपको बताना है नहीं होती है समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता। पहला है व्यावहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, दूसरा है समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क, तीसरा निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतम प्रयोग, चौथा है धैर्यशीलता का कम होना। बताइए समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न में नहीं कहा जा रहा है। सही उत्तर साथियों धैर्यशीलता का कम होना। धैर्यशील कम कभी नहीं होता समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को ना। तो देखिए व्यावहारिक और सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी होती है, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क होता है, निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग होता है। तो धैर्यशीलता का कम होना, धैर्यशीलता कभी कम नहीं होता है। कब कि समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को धैर्यशीलता की कमी नहीं होती है। उसके बाद है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? आपको बताना है व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप या प्रयोगशाला विधि।
कक्षा 3 के बच्चे के लिए साथियों सृजनात्मक क्रियाकलाप सबसे अच्छा तरीका होगा। सृजनात्मक क्रियाकलाप होगी तो बच्चा कुछ सृजनात्मक करेगा। ये विधि जो है सबसे उत्तम विधि व्याख्यान विधि। इतने छोटे बच्चे के लिए व्याख्यान सही नहीं है। समूह वार्तालाप में भी बच्चा इतना परिपक्व नहीं होता, प्रयोगशाला को भी इतनी अच्छी तरह नहीं जान पाता है। तो सृजनात्मक क्रियाकलाप, ठीक है, ये जो है सबसे अच्छा तरीका होगा। इसका उत्तर बी होगा। फिर कोलबर्ग में वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय व दंड के कारण नियंत्रित होती है कहलाता है। पूर्व नैतिक स्तर, दूसरा परंपरागत नैतिकता स्तर, तीसरा स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत स्तर, चौथा है नैतिकता स्तर। बताइए। यह है साथियों पूर्व नैतिक स्तर। ठीक है, पूर्व नैतिक स्तर में बालक की नैतिकता भय व दंड के कारण नियंत्रित होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT। व्यक्तित्व को मापने की एक क्या है, आत्मनिष्ठ तकनीकी है, वस्तुनिष्ठ तकनीकी है, या प्रक्षेपीय तकनीकी है, या प्रयोगात्मक तकनीकी। बताइए। TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यह साथियों प्रक्षेपीय तकनीकी। ठीक है, जो TAT है ये व्यक्तित्व को मापने की प्रक्षेपीय तकनीकी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है एक बालक को वस्तु को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला NCF 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। देखिए बच्चा किसी वस्तु को देखने में उसे समस्या हो रही है, तो NCF 2005 के आधार पर किस विद्यालय में उसका दाखिला होना चाहिए। नियमित विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय, या समावेशी विद्यालय, या एकीकृत विद्यालय। अब बताइए उत्तर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं साथियों। बड़ी गंभीरता तल्लीनता से आप प्रश्नों को देखिए और उत्तरों जो उसके सही उत्तर हैं उस सही उत्तर की ओर आइए और बताइए। सही उत्तर है साथियों समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय क्या करता है कि NCF 2005 के आधार पर यदि किसी बच्चे को वस्तु को देखने में कुछ समस्या है तो उसका दाखिला NCF कहता है कि समावेशी विद्यालय में होना चाहिए। उसके बाद निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। आपको बताना है कि विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, दूसरा विकास संयोगों का परिणाम है, तीसरा यह सतत प्रक्रिया है, चौथा है यह पूर्व कथनीय है। बताइए कौन सा सिद्धांत गलत है विकास के संबंध में। सही उत्तर है साथियों यह पूर्व कथनीय है, क्योंकि विकास जो है वैयक्तिक विभिन्नता का होता है, हर व्यक्ति में विकास अपने अपने स्तर से होता है। दूसरा विकास संयोगों का परिणाम है, तीसरा यह एक सतत प्रक्रिया है, विकास हमेशा सतत प्रक्रिया है, तो यह पूर्व कथनीय नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है D वाला पूर्व कथनीय है। उसके बाद है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। कुक, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, डाल्टन। बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों फ्रोबेल। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन जो विधि है इसका प्रतिपादन किया था। और किंडरगार्टन का अर्थ जो है बच्चों का उद्यान है, किंडरगार्टन। ठीक है, गार्टन